Good morning all and welcome back to a lecture for CA Inter Law. चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास प्लेज नाम का यूनिट चल रहा था. प्लेज में हमने पहले मीनिंग वगैरह किया, 172 से स्टार्ट हुआ, एसेंशियल्स की बातें की. खास बात क्या जानी कि यहां डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से प्लेज की जा सकती है जैसे कि सेल की जा सकती थी, और मोर्टगेज अलग है, प्लेज अलग है. उसके बाद बेसिक बातें पढ़ी. गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पूरा नहीं होता. फिर सर इंटरेस्ट के लिए भी रख सकता है और खर्चे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन आगे जाकर हमने इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट पढ़ा था 175. अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसके लिए वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता लेकिन स्यू कर सकता है. ठीक है सर. देन सर पॉनर के राइट्स या पॉनी के राइट्स जो हम रीड कर रहे हैं, ड्यूटीज बन जाएंगी दूसरी पार्टी की. राइट ऑफ रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स. सब्सिक्वेंट डेट अगर बाद में भी कोई उधारी ली गई तो पहले वाली सिक्योरिटीज को यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट सर जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है राइट टू गेट बैक द गुड्स, राइट ऑफ रिडम्पशन. बेसिक चीजें थी, कुछ खास नहीं था. सेल का नोटिस लेने का अधिकार. अब आई ड्यूटीज ऑफ पॉनी. जिन बच्चों ने कर लिया है फटाफट से मैसेज कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 दो सेक्शंस में लिख चुका हूं. आप 3 4 5 और 6 का मुझे रिप्लाई दे दो जल्दी से, जो सेक्शंस आप कर चुके हो. शेल नॉट मिक्स. अनऑथराइज्ड मिक्सिंग के लिए वैसे तो मिक्सिंग में हम 3 सेक्शंस करते हैं, लेकिन 155 ऑथराइज्ड मिक्सिंग का था, तो जब नॉट मिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अनऑथराइज्ड मिक्सिंग हो रही है. 156 और 157 अप्लाई हो सकते हैं. जल्दी से, बहुत बढ़िया. सभी को बस लाइन वाइज कमेंट कर दो. इसके बाद एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ प्लेज. बिल्कुल सही है जी जवाब. आशी जी, भूषण जी, वेलकम मैनेज जी, ये सभी जवाब आपके सही हैं बच्चे. 56 57 बिल्कुल सही. अनऑथराइज्ड मिक्सिंग होगी तो 56 57 अप्लाई हो जाएगा. या तो गुड सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है. सेपरेबल है तो 56, नॉन सेपरेबल है तो 57 अप्लाई हो जाएगा. मुझे आगे के तीनों भी जल्दी से आंसर कर दीजिए ताकि मैं आगे चल पाऊं. shall not do any act inconsistent. बहुत बढ़िया जी युगम जी. 153 obligation to return the goods, debt has been repaid or promise has been performed. बिल्कुल सही. क्या आएगा सर इसमें? इसमें आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 160 भी अप्लाई हो सकता है. आप अगर बेसिक्स लगाएंगे 160 के अलावा 172 भी अप्लाई हो सकता है. एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने गुड्स दी थी, सिक्योरिटी के लिए गुड्स दी थी, ताकि उसके बाद डेट रीपे हो जाएगा तो गुड्स वापस आ जाएंगी. तो जनरली वैसे 160 होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं 172 को भी इंटरप्रेट कर सकता हूं. बहुत ही बढ़िया जी आशी जी. 163 बहुत बढ़िया. पीयूष, सोनम, वैभव, युगम, नमन, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं जी. नेक्स्ट आइए. अब खास बात यह है, अगर ये सेक्शंस याद रख पा रहे हो, लॉ का पेपर तुम्हारा आसान रहने वाला है. सेक्शंस भी याद रख पा रहे हो और कंटेंट भी. पॉनर इज लायबल टू पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस. अब लाइन वाइज फटाफट से ये 5 सेक्शन एक ही बार में, एक ही कमेंट में डालना, अलग अलग कमेंट्स में नहीं. बिल्कुल सही है सोनम जी जवाब आपका. जो समझ में आते हैं जल्दी से. सर
लायबल टू पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस जो हमारा 172 था। सेल्स द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट बाय पॉनर, पॉनर मस्ट पे द डेफिसिट। ये बात हमने आई थिंक सेक्शंस में नहीं नॉर्मली ही पढ़ी थी, तो यहाँ सेक्शन की बात नहीं होगी। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए 175 को आई थिंक हमने रेफर किया था, 172, 176, ठीक है जी, आप इसे रेफर कर सकते हैं। देन डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स, दिस विल बी 150, बढ़िया। पॉनर मस्ट इंडेमनीफाई, अगर डिफेक्ट आया, ये डिफेक्ट के कारण ये भी सर बातें 150 में लिखी गई थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही है। फोर्थ इज 150, बिल्कुल सही जवाब जी, बहुत बढ़िया। 151, 153, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही है। तो ये काम आप लोग, अब इसका ये जो काम है आप लोगों को और कुछ भी नहीं खास इसमें, व्हाट यू गोना लर्न इज अ कमांड ओवर द सेक्शंस, अ ग्रिप ओवर द सेक्शंस, ये जो तुम्हें बाकियों से अलग करेगा। सिर्फ सेक्शंस से पेपर अच्छा नहीं होने वाला है, मैं फिर बता दूं, क्योंकि आप जब किसी साथ वाले से बात करते हैं ना, आइदर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट, बात करते हैं जनरली बच्चे सेक्शंस कम करते हैं। तो अगर आप बात कर रहे हैं सर मुझे तो भी सारे सेक्शन याद है, साथ वाले को याद नहीं है, हाँ हम आगे हैं उनसे, नहीं, you are getting an edge over the other only when you are able to retain the content of this part also or the whole section also। आपको कंटेंट याद है, सेम वर्डिंग चाहे ना हो, आप उसको सही से प्रेजेंट कर पाते हो, क्लास में ज्ञान तुम्हारा ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सेक्शन कंटेंट की प्रेजेंटेशन सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा काम करके फाइनल ड्राफ्ट जो हमारे एग्जामिनर के पास जाएगा उसको इंप्रोवाइज करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अब कहीं आप सोचें कि सर कॉन्ट्रैक्ट टेक को इतना टाइम लगेगा या कुछ ना, हम कॉन्ट्रैक्ट टेक पे टाइम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ बेसिक हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं जो हमें आगे लॉ की तैयारी करने में हेल्प करेंगी। 5 शुड बी 159, ठीक है जी, लो बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑनर्स टाइटल 159 एंड 164, ठीक है जी, 150 ऊपर हो चुका है। चलिए इसके बाद ये प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट हमने किया था लास्ट लेक्चर में, क्या था, अगर रूटीन कोर्स में एजेंट थर्ड पार्टी को गुड्स प्लेज कर देता है, चाहे उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वी विल एज्यूम दैट द गुड्स वर प्लेज्ड विद प्रिंसिपल्स अथॉरिटी इफ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ये उसके ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स का पार्ट था। मर्केंटाइल एजेंट के लिए मतलब ये रूटीन का काम था। सर गुड्स का जो पोजीशन था वो प्रिंसिपल की मर्जी से मिला था, कोई डिसऑनेस्टी या ट्रिक यूज नहीं की गई थी। एग्जाम में ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गुड फेथ में काम कर रहा था प्लेजी और पॉनी, और उसको कोई नोटिस नहीं था। ये बेसिक चार चीजें, यही फिफ्थ में 164 नहीं आएगा, यस सर 164 ही आएगा बच्चे, मैंने लिखा हुआ है। 159 तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन का था, नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं प्लेज बाय नॉन ऑनर्स, छोटा सा नन्ना सा टॉपिक, प्लेज बाय नॉन ऑनर्स। जैसे आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जब पढ़ा था, उस समय ना हमारे पास एक क्वेश्चन आता था, और ये पेपर में भी बहुत आमतौर पर पाया जाता है कि हाँ जी बच्चे मैंने लिख दिया, मेरे पास कमेंट आया मैंने लिख दिए, 159 वाज फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, नहीं आएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, इज सेल बाय नॉन ऑनर्स वैलिड। तो इसमें हम ना पहले जनरल रूल लिखते थे। जनरल रूल क्या लिखते थे कि सर ओनली, वो एक कोट थी, आई होप याद होगी आप लोगों को, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, सर नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। वहां टाइटल ऑनरशिप पास करने की बात होती थी, इसीलिए ये वर्ड यूज कर लेते थे, ये लैटिन मैक्सिम हम यूज कर लेते थे। लेकिन फिर हम एक्सेप्शंस की बात करते थे। एक्सेप्शंस में हम बोलते थे कि सर कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं
जहां पर ऑनर ना होकर भी पर्सन सेल कर सकता है, उन केसेस की लिस्ट में एजेंट आ जाता था, गुड्स सोल्ड बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता था, और सर और बहुत सारे छोटे छोटे केसेस आते थे उनमें। लेकिन मेन बेस क्या रहता था, जो पोजीशन है, जैसा आपने मर्केंटाइल एजेंट में बेस पढ़ा, सेम जो पोजीशन है वो लॉफुल होना चाहिए विद कंसेंट ऑफ ऑनर होना चाहिए। फिर सर जो पॉनी है, अगर हम यहां की बात करें, वो गुड फेथ में एक्ट करेगा एंड ही विल हैव नो नोटिस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द पॉनर। तो ये दोनों चीजें हर जगह रिपीट होती थी जब आप पॉइंट्स लिखते थे, चाहे वो एजेंट का पॉइंट्स लिख रहे हो चाहे किसी और का पॉइंट लिख रहे हो। यहां पर भी बेस सेम है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। क्या जो मालिक नहीं है वो प्लेज कर सकता है? अब पहले वही जनरल रूल क्या है? ऑनर ओनली कैन क्रिएट अ वैलिड प्लेज। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, चांसेस कम रहते हैं इंटर में आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और क्योंकि फाउंडेशन में इनको कर चुके हो, वहां करते हुए ये लगा था कि यार अब दिक्कत आ रही है, चलो आगे जाकर इंप्रूव करेंगे। अब जब इंप्रूव करने का समय है, अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। अगर आ जाते हैं तो हाँ, पेपर में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझता हूं तुम्हारे दुखों को। जनरल रूल क्या मानेंगे हम? सिर्फ ना ऑनरी वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे एक्सेप्शंस। ये हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब नॉन ऑनर भी वैलिड प्लेज क्रिएट कर रहे हैं। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट क्या हम कर चुके हैं? यस, ऊपर हमने कर लिया। पोजेशन में है गुड्स के, कंसेंट के साथ, ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स, गुड फेथ, नो नोटिस, वही कहानी। फिर आया प्लेज बाय को ऑनर इन पोजेशन। को ऑनर मतलब ए ने और बी ने मिलकर गुड्स खरीदी। ये गुड्स पर अभी पोजेशन बी का है लेकिन ऑनरशिप राइट्स 50-50। ए ने बोला चल यार अभी के लिए तू गुड्स रख ले, मैं बाद में आकर अपना पार्ट ले जाऊंगा। इससे पहले बी ने मिस्टर सी को प्लेज क्रिएट कर दी। 100 गुड्स हैं जिसमें से 50 ए की हैं, 50 बी की हैं, लेकिन बी ने 100 की 100 गुड्स गिरवी रख दी। क्या 50 वाली की तो देखो वो प्लेज क्रिएट कर ही सकता है, हम जो उसकी बी की हैं, जो ए की 50 हैं, क्या उन पर भी प्लेज क्रिएट कर सकता है? सेम रूल अप्लाई कर दो। क्या ए ने अपनी मर्जी से बी को पोजीशन दिया था? यस सर, पोजीशन अपनी मर्जी से दिया था ए ने। क्या सर सी को गुड फेथ और नो नोटिस वाली बात का विश्वास है? यस सर, सी गुड फेथ में काम कर रहा है, उसे लगा सारी गुड्स किसकी हैं? बे की, और उसने प्लेज करके लोन वगैरह दे दिया। तो इस केस में बेटा वैलिड प्रोवाइडेड को-ओनर्स इन सोल पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ अदर को-ओनर्स, कॉमा लिख लीजिएगा पॉनी गुड फेथ। नेक्स्ट आओ, प्लेज बाय पर्संस हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स। लिमिटेड इंटरेस्ट मतलब सर जी देखो, कोई पर्टिकुलर गुड्स मिस्टर एक्स ने इन गुड्स पर वर्क किया, कोई जॉब की, तो क्या इन गुड्स में इनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है? यस, इसे हम बोलते थे वो पर्टिकुलर लियन, क्योंकि आपने इन गुड्स पर काम किया है तो आपका इन गुड्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली अगर हम बात करें, मान लीजिए मिस्टर एक्स को कोई गुड्स मिली, ही बिकम फाइंडर ऑफ गुड्स, इसने इन पर एक्सपेंसेस किए प्रिजर्वेशन के, ऑनर को ढूंढने के। क्या अब मिस्टर एक्स ऑनर है? नहीं है, लेकिन क्या फाइंडर ऑफ गुड्स हैं? यस। क्या इनका गुड्स में इस अमाउंट तक इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है? यस। हमने बोला था फाइंडर ऑफ गुड्स ना गुड्स को बेच सकता है, ऑनर या तो मिला नहीं या मिल गया तो हमारे पैसे नहीं दे रहा, और खर्चे कितने पहुंच चुके हैं? 2/3। मान लो 30 लाख रुपए की गुड्स है और एक्सपेंसेस हो चुके हैं 20 लाख,
फिर तो सर ये गुड्स को सेल ही कर सकता है, फिर नहीं कोई दिक्कत। लेकिन अगर 20 लाख से कम खर्चे हुए, मान लो इसका खर्चे ही 5 लाख हुए, तो उस केस में अगर ये ऑनर गुड्स को वापस नहीं लेता और हमारे 5 लाख नहीं देता, मिस्टर एक्स का 5 लाख तक का गुड्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। इंटरेस्ट क्रिएट करना मतलब तुम्हारी उतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो इस केस में मिस्टर एक्स चाहे ऑनर नहीं है, फिर भी ये गुड्स को 5 लाख रुपए तक के लिए, ज्यादा के लिए नहीं, कितने के लिए, 5 लाख तक के लिए प्लेज कर सकती हैं। ठीक है सर। द पॉनर having limited interest in goods can make a valid pledge to the extent of that interest. अब एग्जांपल दे दी, 10,000 की गुड्स थी, 4,000 खर्च किए, 4,000 तक के लिए वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। ये हमारा लास्ट सेक्शन 179। लास्ट क्यों सर? 180 और 181 आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आइए, प्लेज बाय सेलर आफ्टर सेल और बायर इन पोजीशन बिफोर सेल। इसको जरा ठीक से लिखिएगा। प्लेज बाय सेलर आफ्टर सेल, बायर इन पोजीशन बिफोर सेल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका पुराना पार्ट है, सेक्शन 30। कौन सा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ओके। एंड लास्ट, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये आप कर चुके हैं। इसके बाद सर जी चैप्टर हो जाएगा समाप्त है। हाँ देखो, क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे हमारे पास। उससे पहले हम ये सेलर और बायर वाला काम करते हैं। सेलर के साथ वर्ड है आफ्टर सेल, बायर के साथ वर्ड है बिफोर सेल। चलिए चेक करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सेलर ने प्लेज कर दी, कब की? आफ्टर सेल। बायर ने प्लेज कर दी, कब की? बिफोर सेल। जरा ये इतने वर्ड्स अगर समझ आ जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। सेलर आफ्टर सेल का मतलब, सेलर यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स। इसको ना इधर मिस्टर जेड, इन्होंने एक टीवी जेड को बेच दिया, सेल होगी, ठीक है जी। जेड ने बोला सर अभी मैं काम जा रहा हूं, वापसी में अपना ये टीवी उठा लूंगा। तो अब चाहे ये टीवी सेल हो चुका है, लेकिन इस टीवी का पोजेशन अभी के लिए किसके पास है? मिस्टर एक्स के पास। किसकी मर्जी से? मिस्टर जेड की मर्जी से। अब इन्होंने, इससे पहले जेड आता, इन्होंने ये टीवी वाई को प्लेज कर दिया। फिर वही चीज है, क्या पोजीशन जेड की मर्जी से था? यस। क्या सर वाई गुड फेथ में काम कर रहा था? यस। क्या वाई को नहीं पता था कि ही इज नॉट द ऑनर? यस सर, उसे नहीं पता था। तो अगर ऐसा काम हुआ तो ये प्लेज वैलिड मानी जाएगी, चाहे मिस्टर एक्स इज नॉट द ऑनर, he has sold the goods to someone else. Similarly, buyer before sale। अब रिवर्स कर लेते हैं सेम केस को। मिस्टर एक्स ने बोला सर टीवी दिखा दो, मैं घर पे दिखा दूं एक बार, अगर अच्छा लगा तो मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले वो इसको सेल के बारे में बताता तो प्रैक्टिकली ना ये बायर नहीं हुआ, यहां पर वर्ड आना चाहिए प्रोस्पेक्टिव बायर, जो गुड्स को लेकर गया। तो अगर मिस्टर जेड गुड्स को लेकर आए अपने पास, अब टीवी किसके पोजीशन में है सर? जेड के। किसकी मर्जी से? मिस्टर एक्स की मर्जी से। अब फिर वही बात, इन्होंने अब वाई को प्लेज क्रिएट कर दी, क्या वो प्लेज वैलिड होगी? बिल्कुल सही। फिर से वाई की ड्यूटी सेम, गुड फेथ एंड नो नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन मिस्टर जेड्स टाइटल। सेलर लेफ्ट विद पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। पहला सेलर का केस लिखे, एक ही बार में हुए हैं, आप चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, दिक्कत आती है तो। और बायर हु ऑब्टेन्स द पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ सेलर बिफोर सेल, बोथ कैन क्रिएट अ वैलिड प्लेज। कंडीशंस, गुड फेथ होना चाहिए प्लेजी का या पॉनी का,
उसको प्रीवियस सेल का या बायर के लियन ओवर सेलर का कोई नोटिस नहीं है। एग्जाम्पल यहां पर दे दी, ए ने बी से साइकिल खरीदा, बट साइकिल को बी के पास छोड़ गया, बी ने उस साइकिल को सी के पास प्लेज कर दिया। गुड फेथ में अगर काम हुआ है तो ये वैलिड प्लेज है। तो बेटा चैप्टर तुम्हारा समाप्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब सर ये क्वेश्चंस आंसर्स आईसीआई स्टडी मटेरियल लेटेस्ट देखिएगा जरा। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अंडर द प्रोविजन दिस दिस दिस। ये एक एक नंबर या 2 नंबर में तुमसे टोटल पूछा जाता है। 1 मार्क ईच। मार्किंग आईसीआई ने नहीं दी है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं बनती है। वी पार्क्स हिज कार एट पार्किंग लॉट, लॉक्स इट, कीप्स इट कीज विद हिमसेल्फ। पता है तुम लोगों को, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कमेंट करो, बच्चे कहेंगे नो 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 नो, दिल को तसल्ली मिलेगी कुछ आता है ना बेटा। सिर्फ कस्टडी से कुछ नहीं होगा। बेलमेंट के लिए सर पोजेशन भी होना चाहिए और बेली उसको एक्सेप्ट करे। 142 if 148 is not applicable. Similarly, custom authorities, yes, possession is transferred, bailment exists, 148 apply. ठीक है जी। अब जरा ये प्रश्न एक बार फटाफट से रिव्यू कर लीजिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन यहां पर आया हुआ है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट? डिलीवरी होनी चाहिए, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो सभी एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। रिटर्न इन स्पेसिफिक सम पर्पस के लिए और स्पेसिफिक गुड्स भी रिटर्न। आप इसमें अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, गुड्स चेंज हो सकती हैं, यस। इन्होंने बहुत कम दे रखा है। 148 की डेफिनेशन दी, पूछे, देखिए ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी आंसर करने का। ये आई थिंक 3 या 4 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट? तो पहले इन्होंने ना 148 में बेलमेंट को डिफाइन किया है यहां पर, चाहे पूछा नहीं गया। अब आईसीआई कभी क्लैरिफाई नहीं करता, कभी कभी तो वो साफ साफ लिखेगा व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट, स्टेट इट्स एसेंशियल एलिमेंट। सर फिर तो साफ साफ क्लियर है कि मुझे मीनिंग भी बताना है और मुझे एसेंशियल एलिमेंट्स भी लिखने हैं। लेकिन यहां पे नहीं लिखा हुआ था, तो आप जब आंसर्स देखेंगे कभी कभी तो मीनिंग डिफाइन करेगा, कभी कभी डिफाइन नहीं करेगा। हम सेफ साइड पर कैसे चलेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि नहीं? यस, हम 3 घंटे को पूरा यूटिलाइज करेंगे, हम इस मीनिंग को डिफाइन करेंगे। याद तो है सारा, सेम बेयर एक्ट है। फिर एसेंशियल्स आ गए, एक एक लाइन में 2-2 लाइनों में सारे लिख दिए, 5 पॉइंट्स बनाकर। काम चल जाएगा। आई थिंक दिस इज द इजी पार्ट। फिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। बिल्कुल सही था जी। अब ये डिफरेंस आ गए, सोचो। तुम लोग कहते हो कि जरूरी नहीं है, ये बताए गए। आप लोग वो टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं, इन्होंने पॉइंट्स की फॉर्मेट में बनाए। ये दे दिया उन्होंने बेसिस, ये दे दिया उसका कंटेंट और पर्टिकुलर्स। बेसिस पर्पस, प्लेज बेलमेंट की वैरायटी है, यहां पर पर्पस रहता है सिक्योरिटी। यहां पर पहले उसने प्लेज को डिफाइन कर दिया, बाद में बेलमेंट को। क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? यस, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप टेबल ना बनाकर हेडिंग बनाइए, पहला हेडिंग है एज टू पर्पस, उसको डिफाइन कर दीजिए। सिर्फ पर्पस भी लिख सकते हैं, यस। राइट ऑफ सेल बेलमेंट में जनरली नहीं होता, प्लेज में होता है। राइट टू यूजिंग गुड्स दिस दिस दिस। अब जनरली ना ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहता है, फिर भी चाहे क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया आपसे, 4 मार्क्स के लिए, नाउ स्टिल अगर ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया, तुम आंसर में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना। एक्स्ट्रा लिखने का कारण कभी एक आध पॉइंट गलती हो जाती है, या शायद हो सकता है हमने कोई पॉइंट मिक्स कर दिया हो, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट से हमारी कंसिडरेशन बेटर हो जाती है। दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं ना मीनिंग को डिफरेंस के तौर पर नहीं बताया गया। मीनिंग विल नेवर कॉन्स्टिट्यूट एज डिफरेंस। अब चाहो तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, बेलमेंट का मतलब क्या है, प्लेज का मतलब क्या है, लेकिन उसको मार्क्स के पर्पस के लिए काउंट मत करना। वो सिर्फ हमारी बेटर प्रेजेंटेशन का पार्ट है। चलिए
फिर ये केस स्टडीज बहुत आसान है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनको होमवर्क मार्क करके पूरा चैप्टर रिवाइज करके एक बार में बेलमेंट वाला पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आपके कहने पर अगर बच्चों को डाउट आ रहा है, लो रीड करके देखो, तुम्हें सारी केस स्टडीज आती हैं। जितनी केस स्टडीज आईसीआई ने दे रखी हैं वो ऑलरेडी तुम्हारे मटेरियल में कवर हो चुकी हैं। आई विल एक्सप्लेन 174 अगेन बच्चे। राइट टू रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स ट्रिकी था थोड़ा, लेकिन इतना नहीं तुम्हारे दिमाग के आगे टिक पाए। उसने जो बातें बताई, रीडिंग ली इसकी हमने, पॉनी शेल नॉट रिटेन द गुड्स प्लेज्ड, जो पॉनी है वो गुड्स को रिटेन नहीं करेगा फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज्ड। तो जनरली जो पॉनी है वो उसी सिक्योरिटी को उसी लोन के लिए यूज करेगा, उस सिक्योरिटी को जिस लोन के लिए उसने वो सिक्योरिटी ली थी। एग्जाम्पल के लिए ये बताते हैं, मान लो हमने लोन 1 लिया था और उसके बदले में सिक्योरिटी 1 प्लेज की थी, तो कहता सिक्योरिटी 1 को किसी और, बाद में हमने एक लोन 2 ले लिया, बाद में हमने एक लोन 2 ले लिया, तो कहता सिक्योरिटी 1 को लोन 2 के लिए यूज मत करना। बट सच कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये इसको यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी और सिक्योरिटी को किसी और लोन में या प्रॉमिस में यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट प्रिज्यूम करके चलेंगे फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय पॉनी। पॉनी अगर कोई एडवांस देता है तो बाद में जितने भी एडवांसेस देगा उसके लिए प्रीवियस सिक्योरिटी को यूज कर सकता है। नाउ वेयर पॉनी लेंड सब्सिक्वेंट मनी टू पॉनर, अगर पॉनी ने पॉनर को उधारी दी दोबारा, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड ही हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स ऑलरेडी प्लेज्ड। तो हम मान के चलेंगे कि जो गुड्स ऑलरेडी एडवांस में आ चुकी हैं सिक्योरिटी के तौर पर, वो इस नए डेट के लिए भी यूज की जा सकती हैं। पहला लोन था 10 लाख का, हमने पे कर दिया, सिक्योरिटी थी 15 लाख की अभी भी पड़ी है, लोन 2 है 12 लाख का, क्या इस लोन के लिए सिक्योरिटी को एडजस्ट किया जा सकता है? यस। तानिया इन्वेस्टमेंट, आई होप आपका डाउट क्लियर है। सो पहले इसने यहां पर नेगेटिव सेंस में बताया इन 2 पॉइंट्स में, कहता जनरली ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हम हर बार प्रिज्यूम करके चलेंगे अगर कोई इसके अगेंस्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। किस चीज का? फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। नाउ ये पार्ट क्लियर? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आपको बेलमेंट और प्लेज क्लियर है, यस और नो? शाबाश। फिर हम नया टॉपिक शुरू करें। क्लियर है जी? ठीक है, चलो ये टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट तक बहुत आसान है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कहां से स्टार्ट हुए थे अगर हम सेक्शंस की बात करें? सर सेक्शंस में हम स्टार्ट हुए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 124 से 124 से 147 तक आप लोग खेले इंडेमनिटी एंड गारंटी के साथ। 148 से आपने बेलमेंट के साथ खेलना स्टार्ट किया, 181 तक चले। ये आपका बेलमेंट एंड प्लेज का पार्ट रहा।
लास्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा एजेंसी। एजेंसी के सेक्शन स्टार्ट होंगे 182 से और कहां तक चलेंगे 238। आइए एनालाइज करते हैं। देखिए मजाक मजाक में आपको इतने सेक्शंस याद हो चुके हैं। अब सर ये हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, जैसे बाकी याद हो चुके हैं ये भी साथ साथ याद हो जाएंगे। मैं करवाऊंगा और विद इन अ वीक मैं जल्दी ही आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। ये और ये सेक्शंस एक ही बार में रिवाइज करेंगे। चलिए नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में हमारे सेक्शंस कौन से? सर 182 टू 138 हमने अभी डिस्कस किया। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? एजेंसी का मीनिंग क्या है, एजेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी होगी, एजेंट के आगे अगर कोई एजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सब एजेंट, उनका क्या मतलब है, क्या एजेंट की अथॉरिटी को मॉडिफाई किया जा सकता है, बैक डेट से अडॉप्ट किया जा सकता है। ये वर्ड आपने सुन रखा होगा, रेटिफिकेशन, माइनर के समय जी। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी को कैंसिल किया जा सकता है। फिर कॉमन टॉपिक, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और एजेंट के राइट्स, और उसका रिश्ता थर्ड पार्टीज के साथ। आइए एजेंट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 182 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? एजेंट का मतलब क्या है सर? कह रहे सर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर जेड ने अपनी गुड्स बेचने के लिए एक ऑक्शनियर को अपॉइंट किया। ऑक्शन का टॉपिक आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक? तो मिस्टर जेड ने अपनी गुड्स बेचने के लिए ऑक्शनियर को अपॉइंट किया। ऑक्शनियर ने इनके बिहाफ पर मिस्टर ए को गुड्स बेच दी। तो ऑक्शनियर ने क्या काम किया? मिस्टर ए ने जब वो बोली में, बोली जब लगी, जब ऑक्शन हुई, ए बी सी डी ई सारे प्रेजेंट थे, तो प्रैक्टिकली गुड्स किसकी थी? जेड की, लेकिन गुड्स में डील किसने किया? ऑक्शनियर ने। तो ये ऑक्शनियर मिस्टर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? इतने सारे लोगों के सामने। तो ये हमारे लिए बन जाती है थर्ड पार्टी। तो एजेंट क्या काम करता है? एजेंट, ये जो ऑक्शनियर था इसको हमने बोला एजेंट, और ये जो मिस्टर जेड है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, PAL। एल नहीं, वो सिद्धांत वाला हो जाएगा। तो एजेंट क्या काम करता है? एजेंट अपने प्रिंसिपल को सामने रिप्रेजेंट करता है। किसके सामने? थर्ड पार्टीज के सामने। दूसरा काम, इसने पहले रिप्रेजेंट किया, सामने वाले को समझ आया, वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो छोड़ दो। अगर समझ आया तो इसने और इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऑक्शनियर ने बोला ठीक है जी गुड्स आपकी। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑक्शनियर और ए के बीच हुआ, या ये कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकली जेड और ए के बीच हुआ? सर प्रैक्टिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जेड और ए के बीच हुआ है। तो जब एजेंट काम कर रहा है तो वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बना रहा है? अपने प्रिंसिपल के लिए। यहां शायद कुछ बच्चों को डाउट आ जाए, सर ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना उनके बीच, ये वो। मैं आपको ऑक्शनियर की जगह प्रॉपर्टी डीलर को इमेजिन करने के लिए कहता हूं। आपने एक प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट किया, बोला भाई मेरा वहां पे एक फ्लैट पड़ा है, वो दिखा देना और बेच देना। अब वो प्रॉपर्टी डीलर जो दिल्ली में आपका फ्लैट पड़ा है उसको लोगों को दिखा रहा है कि हाँ ये हमारे एक नोन है, हमारे एक फ्रेंड है जी, उनका फ्लैट है। अब वो जो फ्लैट दिखा रहा है सर, वो क्या काम कर रहा है? वो प्रिंसिपल को, आपको, मुझे, जिसका भी फ्लैट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस जब फ्लैट को बेचने का समय आएगा सर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच बनेगा? प्रॉपर्टी ऑनर के बीच और जो उसको खरीदना चाहता है बायर, उसके बीच।
एजेंट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो पहला काम ये रिप्रेजेंटेशन करेगा। दूसरा, मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिंसिपल। अपने लिए नहीं बना रहा, किसके लिए बना रहा है? प्रिंसिपल के लिए। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट में कौन दो पार्टीज हैं, जेड और ए। ये कौन है सर? ही इज जस्ट द लिंकिंग चेन। इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। अब हमारे सिलेबस में ये एजेंसी क्यों दे दिया गया सर? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट बचा था इसलिए ना। ऐसे देखो, एज अ सीए कल को तुम चाहे प्रैक्टिस में जाओ चाहे जॉब में जाओ, आपको रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप अपने काम को बाइफरकेट करते रहते हैं, या मैं बेटर कहूं असाइन करते रहते हैं आगे। जब आप अपना काम किसी और को असाइन कर देते हैं, जैसे छोटे होते तुम्हारे ऊपर ना एक बोझ होता था, गर्मी आ गई भाई, पानी की बोतल भरी है, पिएंगे तो टेंशन रहेगी, इसको वापस भर के रखना है। जब तुम बड़े हुए, अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है, तुमने अपना काम उसको देना शुरू कर दिया, दो चमाट लगाई, चल अब तेरी बारी, तो तुमने अपने काम का कुछ पार्ट उसको असाइन कर दिया। मम्मी ने तुम्हें बोला, तुमने आगे असाइन कर दिया। तो इसी तरह जब आप बिजनेस में, रियल लाइफ में ग्रो करेंगे, नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट की, अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम ऑडिट खुद कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न्स भी खुद बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, हम सर गिने चुने काम कर रहे हैं, हमने ऑडिट करने के लिए स्टाफ बिठा रखा है, आर्टिकल्स बिठा रखे हैं। तो सर सीए होने के नाते जब आप कल को खुद काम कर रहे हैं या फिर आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार मेन पार्टीज का मिलाप हो। हमेशा कोई ना कोई पर्सन बीच में डील करता है। वो पर्सन क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे हम कितने बाउंड होंगे, कितने बाउंड नहीं होंगे, कल को हमारे ऊपर हमने अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया, क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशन आ सकती है, क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ सकती, ये सब चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। बच्चे इसको सेक्शन सोच के काम खत्म करते हैं। मैं कहता हूं इसे आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशन या राइट्स के साथ जोड़ के पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए, आपके दोस्त ने एक, वो हम सर्वेंट अपॉइंट कर लेते हैं घरों में, छोटू बोल देते हैं उसको। तो मान लो घर में एक सर्वेंट अपॉइंट कर रखा था, और वो जो सर्वेंट था आपके पास आ गया कि बाबूजी ने पैसे मंगवाए जी 10,000 रुपए, तुमने दे दिए। मैं एग्जाम्पल सर्वेंट की दे रहा हूं, एजेंट मान के चलना, लेकिन दोनों हैं अलग अलग, वो बाद में बात करेंगे। तो सर क्या वो हमारा दोस्त कल को वो सर्वेंट 10,000 रुपए लेकर अगर फरार हो गया, क्या हमारा दोस्त उसके लिए लायबल है कि नहीं है? ये सारी चीजें हम कहां पढ़ने वाले हैं? एजेंसी में। तो एजेंसी में जब आप रूटीन में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, आप रियल लाइफ में बहुत से एजेंट्स से डील करते हैं। एजेंट की जनरली कोई लायबिलिटी नहीं होती जनरली, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच बन रहा है? इसके और इसके बीच। तो सर अगर इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एजेंट इज जस्ट अ लिंकिंग चेन, तो सर लायबिलिटी भी इन दोनों की ही रहेगी, प्रिंसिपल की और थर्ड पार्टी की। तो रियल लाइफ में इनका क्या इंपैक्ट होगा? आइए रीडिंग देते हैं। तो सर सबसे पहले डेफिनेशन 182, एजेंट का मतलब बताया। एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब हमने एम्प्लॉय किया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किस चीज के लिए? या तो आप मेरे लिए कोई काम करेंगे, और काम मत कीजिए, सिर्फ मुझे रिप्रेजेंट कर दीजिए थर्ड पार्टीज के सामने। और सर जिसके लिए ये काम किया गया और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो एजेंट कौन है? या तो वो काम कर रहा है या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। प्रिंसिपल कौन है? जिसका काम किया जा रहा है या जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये डेफिनेशन पेपर में जनरली नहीं पूछी जाती। इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एजेंसी। ठीक है जी। एजेंसी में क्या काम होता है? द फॉर्मर। फॉर्मर कौन है यहाँ पर? एजेंट। ब्रिंग्स द लेटर। लेटर कौन है? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल को लोगों के साथ रिश्तों में जोड़ता है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि एक पर्सन दूसरे का एजेंट है?
तेरा ध्यान देना, टेस्ट ऑफ एजेंसी, जैसे तुम लोग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करते थे ना कि सर म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए एंड सो ऑन, वो प्रॉफिट्स होने चाहिए। पहला टेस्ट था प्रॉफिट्स, फाइनल टेस्ट था म्यूचुअल एजेंसी। यहां पर जो एजेंसी का टेस्ट है वो कैसे होगा? कहता अगर एक एजेंट अपने काम से प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है। कैसे? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर रखा है अपनी शॉप पर। क्या मिस्टर वाई अगर शॉप पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या उस ट्रांजैक्शन से एक्स बाउंड हो जाएगा? इसका आंसर ढूंढते हैं। अगर तो सर बाउंड हो जाएगा फिर तो मिस्टर वाई एजेंट है, अगर बाउंड नहीं होंगे तो मिस्टर वाई एजेंट नहीं है। और सर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? किसके बीच? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच। मिस्टर एक्स ने बोला भाई मैं 2 मिनट जरा मोड़ पर एक पर्सन पेमेंट लेकर खड़ा है, मैं आया पेमेंट लेकर, आप मेरी दुकान पर खड़े हो ना। अब मिस्टर वाई यहां पे खड़े हैं, जेड आया कह रहा भाई वो ऑनर कहां है? एक्स कह रहा यहीं पे गया जी, काम आ रहा है अभी। तो क्या मिस्टर जेड मिस्टर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंट करके जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज जेड ऑल्सो न्यू कि एक्स इज द रियल ऑनर, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, मैं इसको एजेंट नहीं मानूंगा। तो एजेंसी कैन बी, जैसे आप बाकी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड अदर्स, एजेंसी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। यहां पर भी सिचुएशन देखकर, अगर अगला केस सिचुएशन देखकर यहां पर अभी ये लग रहा है कि मिस्टर वाई एजेंट नहीं है। मिस्टर एक्स ने रोज मिस्टर वाई को बिठाना शुरू कर दिया दुकान पर, रोज ही बैठ रहे हैं, और एक्स के सामने ही ऐसा हुआ मिस्टर वाई ने 1-2 बार गुड्स निकालकर जेड को दी और इन दोनों ने आपस में प्राइस तय करके काम कर लिया। मिस्टर एक्स के बैठे बैठे, और मिस्टर एक्स ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। अब कल को मिस्टर एक्स शॉप पे नहीं है, मिस्टर वाई ने फिर से जेड को गुड्स बेच दी। क्या यहां ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस, एजेंसी का रिश्ता बन चुका है। एक्चुअल में है नहीं है मुझे नहीं पता, इंप्लाइड तौर पर मिस्टर एक्स ने अपनी हरकतों से जेड को जता दिया कि ये मेरा एजेंट है, मेरी दुकान पर ये आपसे कोई भी डील कर सकता है। तो सर एजेंट either having a capacity to bind or he can create privity of contract। अगर ये काम वो कर सकता है सर, then he is our agent। एक आध लाइन में पूछा जा सकता है, nothing else। रूल ऑफ एजेंसी। अब इस चैप्टर में आपको 3 से 4 लैटिन वर्ड्स देखने को मिलेंगे, हाईलाइट कर लीजिएगा। क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, मतलब सर एजेंसी में हम मान के चलते हैं he who acts through an agent is himself acting। मतलब मान लो ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स ने किसको एजेंट अपॉइंट किया था? वाई को। वाई ने जेड को सेल की। रूल लगा दो सर जी, क्या? क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। सर बोल तो दिया, ये फैंसी का मीनिंग, वो पर्सन जो एजेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, मतलब वाई ने एक्ट क्या किया? सेल। मान के चलेंगे ये सेल एक्स हिमसेल्फ कर रहा है। अरे हाँ, अब इसका और इंप्लीकेशन, सर इस सेल में सब टर्म्स एंड कंडीशन सही हैं, ये काम किसने की है? एक्स ने। सर इस सेल में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गलत हैं, झूठ बोला हुआ है, ही हैज लाइड। किसने झूठ बोला है? एक्स ने।
तो मतलब एजेंट जो काम करेगा लॉ मान के चलता है किसने किया, प्रिंसिपल ने। तो सर ये एजेंसी का पूरा चैप्टर किस रूल पर बेस्ड है, या ये रिलेशन किस पर बेस्ड है, कोई फैसेट पर, एलिम फैसेट पर से अगर एजेंट कोई भी काम करेगा मान के चलेंगे प्रिंसिपल ने किया है, उन्होंने सही गलत तो बोला ही नहीं, तो एजेंट ने अगर सही काम किया वो भी मान के चलेंगे प्रिंसिपल ने किया, एजेंट ने अगर गलत काम किया वो भी मान के चलेंगे प्रिंसिपल ने किया है। मान के चलने से क्या होएगा, कल को एजेंट ने सही काम किया उसके लिए भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल, एजेंट ने गलत काम किया उसके लिए भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट, जैसे कि वो खुद के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। अब सर किन किन कामों के लिए एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है? सर सेल वगैरह करने के लिए, यस, हम यहां पर पढ़ेंगे भी। कहता आप सर कोई भी काम इमेजिन कर लो, हर काम के लिए एजेंसी का रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है, एक्सेप्ट वेयर द वर्क इज ऑफ पर्सनल नेचर। अगर उसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के टच मिलेंगे वो काम असाइन नहीं किया जा सकता। सर वो शो बुक करवाया हनी सिंह का है, आ गया कोई मनी सिंह, पॉसिबल है ना? शादी हो रही है S1 की, कह रहे यार ना यार मेरे को नहीं फंसना, मेरे को तो एकदम से अकल आ गई, कह रहे S2 मेरे बिहाफ पे तू शादी कर ले, पॉसिबल है ना? जेल होगी एक्स को, कह रहे सर देखो काम तो कोई भी असाइन किया जा सकता है, सजा ही काटनी है, मेरी जगह वाई को ले जाओ, पॉसिबल है? नो। तो जहां काम पर्सनल नेचर का आ जाएगा एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है सर। इवन इन केस ऑफ टीचिंग, पढ़ा मान लो मैं रहा हूं, तुम मेरे विश्वास पे आए कि नहीं जी ये वाले पॉइंट ये सर से क्लियर, कोई और आ जाए तो क्या एजेंसी का रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है? नहीं। ठीक है जी। S2 शादी के लिए मना थोड़ी करेगा, तो S1 कौन सा हाँ कर रहा है बेटा? यह सवाल है कि जो आपने एग्जाम्पल दी है बेटा, S1 ने S2 को बोल दिया शादी के लिए, सर S2 मना थोड़ी करेगा, तो S1 कौन सा हाँ कर रहा है बेटा? सब काल्पनिक है। आइए, तो वट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली कैन डू इट थ्रू एजेंट, एक्सेप्ट अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि शादी, स्टेज शो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल आई डोंट थिंक वी नीड टू रीड इट। अब आइए अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट। 183 लॉजिक्स पे आते हैं। Z ने अपॉइंट करना है एक एजेंट। 183 बताता है Z की या प्रिंसिपल की कैपेसिटी के बारे में। 184 मुझे बताता है एजेंट की कैपेसिटी के बारे में। सर इसका क्या मतलब है? कहता एजेंट अपॉइंट करने के लिए क्या प्रिंसिपल की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन मतलब शेल ही बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन होता था सर? वो सर मेजर हो, सर वो साउंड माइंड का हो, ठीक, नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड सो ऑन। तो सर क्या प्रिंसिपल का यहां कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? यस। जेड ने एम को अपॉइंट कर दिया, एम हेयर मींस एजेंट, ठीक है जी। एम ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और जेड के बीच। तो लॉजिक ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो क्या थर्ड पार्टी का कैपेबल होना जरूरी है? ऑब्वियसली, वो तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता देता है। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में सिर्फ प्रिंसिपल और एजेंट की। प्रिंसिपल का कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, यस।
क्योंकि भाई कल को जो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के आएगा वो किसके बीच होगा? थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच। दिक्कत कहां पर है? क्या एम का कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? यस और नो? जल्दी आंसर कीजिएगा कमेंट्स में, शाबाश। क्या एजेंट का कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? नो नो नो। बहुत ही बढ़िया सर, हमें आप अभी बता रहे हैं, हमें तो सेक्शन 12 ने ही बता दिया था। क्या बच्चे कह रहे हैं सर माइनर कैन ऑल्सो बी एन एजेंट। बहुत बढ़िया एकम जी। ये सर आप कह रहे हो, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, नो कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। इसको जरा हम अप्लाई करके देखते हैं। एम हेयर मींस आपके कहने पर मुनिया। जेड ने मुनिया को अपॉइंट किया जो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने, बोला एक कार है मेरे पास, इस कार की डीलिंग करवा दे। मुनिया भी 15 ईयर्स, मुनिया कहते कोई बात नहीं यार, आई विल हैंडल, बड़ी हो चुकी हूं मैं। अच्छा, वो बच्चा 2 3 4 साल का होना शुरू होता है, घर वाले बोलते हैं बड़ा हो गया, कह रहे मैं तो 15 की हूं। अब इसने कार को बेचने के लिए मुनिया ने रिप्रेजेंटेशन दे दिए को। अब ये कार जो ए को बेची, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? यस सर, क्यों नहीं होएगा? प्रिंसिपल भी एलिजिबल है, ए भी एलिजिबल है। छोटी सी दिक्कत अब समझना, कार बोला था कम से कम 5 लाख में बेचना बेटा, इन्होंने लालच वालच दिया, मुनिया मान गई, कह रही चल 4 लाख में ले जाओ। इसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा? यस और नो? आवाज बेटा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा? क्या ए दैट इज प्रिंसिपल, दैट इज हमारा जेड, लाइबल टू डिलीवर कार टू ए इन ₹4 लाख? चाहे उसने स्पेसिफिकली मुनिया को बोला था कि भाई कार 5 लाख से कम में मत बेचना। यस यस नो, जितना बेस किया होता है ना उसको समझना। क्या मुनिया एजेंट बन सकती है? यस, क्योंकि मुनिया ने अपने ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं लेनी है। दूसरा, क्या मुनिया प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है? यस, करवा सकती है। क्या यहां पे Z और A के बीच बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगर मुनिया ने रिप्रेजेंटेशन दी? यस। अब दिक्कत आती है तुम्हारे दिल की, सर उसने तो मुनिया को बोला था 5 से कम में गाड़ी मत बेचना। थर्ड पार्टी को थोड़ा ना पता है मुनिया को क्या इंस्ट्रक्शंस गई हैं। तो अगर मुनिया ने गाड़ी 4 में भी बेच दी, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ, अब लेकिन दिल में एक दिक्कत आएगी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा? तुम्हारे दिमाग में जो यहां सवाल है वो तो चल ही नहीं रहा। दिमाग में क्या चल रहा है? सर इसका तो बेचारे का 1 लाख का नुकसान हो गया ना, क्या ये मुनिया से क्लेम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। माइनर इज नॉट लाइबल, माइनर इज नॉट लाइबल। माइनर की लाइबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, माइनर खुशी खुशी काम सारे कर सकता है, तो बेनिफिट तो ले सकता है, मतलब वो ऐसे तो कर सकता है, ऐसे करने के लिए आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो भाई गलती जेड की है, उसने ऐसे माइनर एजेंट को अपॉइंट क्यों किया? तो आई होप ये एग्जांपल क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट भी बाइंडिंग रहेगा और मुनिया लाइबल भी नहीं होगी। ये बातें बताई मुझे 183 और 184 में।
183 पहला काम क्या करेगा, प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा एजेंट को, यस सर। तो 182 में डेफिनेशन आई, 183 में प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया। क्या बोला, एनी पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, एनी पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी एज पर द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट एंड ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। वही दो क्वालिफिकेशन बता दी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम पढ़ते आए हो। उसके बाद सर हु कैन बी एन एजेंट, अरे भाई थोड़ा टेढ़ा लिखा है, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, चलो। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच कौन है, एजेंट। एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज ऑफ नॉट ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी है। आपने तो बोला था ये जनरल रूल है, इतना सुना। एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, किसी को भी बना लो, बट बताया नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। कहता अगर उसका एज कम है या फिर उसका साउंड माइंड नहीं है, वो एजेंट नहीं बन सकता। सो एज टू बी, पूरी बात सुनना, सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एज पर प्रोविजंस इन बिहाफ हियरिंग कंटेन। मतलब इस एक्ट में जब मैं एजेंट की लायबिलिटीज बताऊंगा, ये प्रोविजंस इन दैट बिहाफ हियरिंग कंटेन, मतलब लायबिलिटी ऑफ एजेंट गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहता जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंट की प्रोविजंस हैं उसके अंदर उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। एजेंट बनाना बना लो। तो सर एज बिटवीन, एक ही बार में प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी एंड साउंड माइंड। मतलब ये नॉट है जो, ये मेजॉरिटी पे भी लग रहा है और साउंड माइंड पे भी लग रहा है। हु इज नॉट ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी एंड साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल टू बी लायबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट क्यों बोला, किसी और एक्ट में लायबल ठहराया जा सकता है, यस। जैसे कि हम पढ़ते थे लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, किसी और एक्ट में माइनर की लायबिलिटी आ सकती है बीइंग एन एजेंट, यहां नहीं आएगी। यहां जो आपने बेसिक इसकी सिविल लायबिलिटी की बात कर रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहां एजेंट लायबल नहीं रहेगा। ठीक है जी। Since agent is just a connecting link between the principal and third party, it is immaterial। क्या वो competent to contract है कि नहीं है? तो माइनर क्या, अनसाउंड माइंड क्या, ये सभी एजेंट बन सकते हैं। अब क्या तुम एजेंट बन सकते हो? अगर तुम इनमें से कोई हो, मतलब माइनर हो, तुम दूसरा सोच रहे हो अलग बात है, माइनर हो तो एजेंट बन सकते हो, यस। बट सच पर्सन कौन, ये माइनर, क्योंकि इनकम्पिटेंट है, ये लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल को। अगर ये कुछ मिसकंडक्ट कर देता है या कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर देता है while performing his duties, hence a minor or person of unsound mind can act as agent without liability towards principal but not as principal। मतलब मुनिया एजेंट तो बन सकती है लेकिन मुनिया प्रिंसिपल नहीं बन सकती। फिर आया सर P अपॉइंट्स क्यू अ माइनर सेल कार, ये वही एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, ये ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्शन 25 के दौरान जब आप एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे। एजेंसी का रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलेशन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ लिख दिया गया। हेंस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस, इन दोनों का रिश्ता बन गया ना, यही बड़ी बात है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। जो एजेंट ने ऑफिस एक्सेप्ट कर लिया, इसी को हम बहुत बड़ी कंसिडरेशन मान के चलते हैं। बस दोनों का रिश्ता बन गया, यही कंसिडरेशन। अब आया डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। या ऐसे इन्हें नहीं दिया है तो मैंने बस ये रेफरेंस के लिए दे रखा है, जब आप रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे बस एक बात का ध्यान रखना, एजेंट इज नॉट द सर्वेंट। मैं एक इजी एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं। हमने गुड्स डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को हायर किया,
सर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी को गुड्स दे देते हैं, गुड्स पर उनका पोजीशन रहता है, कंट्रोल रहता है, वो अपनी मर्जी से गुड्स लेके जा रहे हैं, उनको बस काम पता है क्या करना है। सो जब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात कर रहा हूं, आई एम रेफरिंग इट एज एजेंट। एजेंट को आप सिर्फ काम बताते हो क्या करना है। अब सर्वेंट की बात करते हैं। सर्वेंट को बोला भाई साहब आप यहां से जाकर वहां गुड्स डिलीवर कराओ, इस रूट से जाना, गाड़ी इतने पर चलाना, ध्यान रखना, बेल्ट लगाकर रखना, ये वो, हम उसको सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। काम एजेंट को भी देते हैं, काम सर्वेंट को भी देते हैं। फर्क क्या रहता है, एजेंट को सिर्फ हम इतना बताते हैं व्हाट टू डू, जबकि सर्वेंट को हम इतना भी व्हाट टू डू तो बताते ही हैं, प्लस ये भी बताते हैं हाउ टू डू। यहां सर्वेंट के ऊपर एम्प्लॉयर का फुल कंट्रोल, एजेंट के ऊपर फुल कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। हम सर्वेंट के रिश्ते की बातें नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, एजेंट की। ऑफिस एक्सेप्ट समझाना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस डाउट एज यूजुअल। ठीक है, तो इसको आप एक बार बस रीड कर लीजिएगा यहां तक। अब आपका जो ये डाउट है, समय हो चुका है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लीजिए लीजिए। बच्चा कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस, इसका रेलेवेंस क्या है मैंने बताया नहीं था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई पूछे, तो डाउट आ चुका है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। ठीक, तो आज इतना ही। दो छोटे छोटे एक्ट्स हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से अप्रॉक्स 12 नंबर का 14 नंबर का पेपर आ जाता है हमारा, ये हो जाता है तो इतनी तैयारी पक्की। तो आज इतना ही सर, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।